हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो आपका प्रीमिक्स रहने वाला है इकोनॉमी से रिलेटेड रहेगा एंड पर्टिकुलरली बैंकिंग से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपका समझ लीजिए कि बैंकिंग 1 सेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक भी आपका बैंकिंग 2 ही रहेगा क्योंकि बैंकिंग काफ़ी आपका एक वास्ट सेगमेंट है इकोनॉमी का। तो 5 क्वेश्चन तो इसे जस्टिफाई नहीं करता, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात की जा रही है एनबीएफसीज के बारे में, ठीक है जी। 3-4 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं रजिस्टर की जाती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। सेकंड में कह रहे हैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट। थर्ड में कह रहे हैं दैट दे कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। और फोर्थ में कह रहे हैं जो एनबीएफसीज आपके जिनका साइज एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा रहेगा एज पर द लास्ट ऑडिट बैलेंस शीट, उन्हें कंसिडर किया जाता है एज सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज। तो 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें कि पहली बात एनबीएफसीज क्या चीज है, ठीक है जी। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस नाम से भी जाना था। तो ये इस तरीके की एंटिटीज रहती हैं जो कि सर्टेन बैंक लाइक सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करती हैं, बट उनके पास बैंकिंग लाइसेंस यहां पर नहीं रहता, ठीक है जी। तो जनरली इसमें कौन कौन से आपकी इंक्लूड नहीं की जाती, क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि इनमें वो इंस्टीट्यूशंस आपकी इंक्लूड नहीं की जाएंगी जिनकी प्रिंसिपल बिजनेस आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, या फिर परचेज और सेल्स ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है जी। तो ये सभी आपकी एक बेसिक सी हम कह सकते हैं क्राइटेरिया है जिसके चलते इस क्राइटेरिया के आधार पर एनबीएफसीज में आपकी वो कंपनीज इंक्लूड नहीं की जा सकती, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, जैसे कि बात की रजिस्ट्रेशन के बारे में, किस आधार पर रजिस्टर किया जाता है, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। फिर बात आती है कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्हें अलाउ की जाती हैं, कि जैसे बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज। उसके अलावा क्या रहेगा कि बैंक से किस तरीके से डिफरेंट है कि पहली बार डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो आपका पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम उसका पार्ट ही नहीं है, तो फिर वो चेक्स भी इशू नहीं कर सकते दैट आर ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, ठीक है जी। उसके अलावा जो हमने चीज पूछी थी क्वेश्चन में वो क्या था आपका, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज आपका 500 करोड़ से ज्यादा रहेगा, उन्हें यहां पर दर्जा दिया जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज का, कि एक तरीके से देयर आर बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी। तो इसलिए जैसे हम वहां पर कंसिडर करते हैं टू बिग टू फेल वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका बैंक्स में, उसी तरीके से यहां पर भी उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स देखें, श्रीराम आपका कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, मुथूट फाइनेंस, ये बेसिक से आपके एनबीएफसी हैं जो कि ऑपरेट करते हैं इंडिया में। आई होप आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपको 4 कोड दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कह रहे हैं प्रिस्क्राइबिंग ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। सेकंड में कह रहे हैं इशूइंग करेंसी एंड कॉइन्स ऑफ ₹1 और इट्स डिनोमिनेशंस। थर्ड में कह रहे हैं कि परफॉर्मिंग द मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और फोर्थ में कह रहे हैं कि एज एन मैनेजर एक्ट करना है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर ट्रैप क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो आपके ₹1 की डिनोमिनेशंस रहती हैं वो आपकी आरबीआई द्वारा इशू नहीं की जाती, वो आपकी भारत सरकार द्वारा इशू की जाती है, पर्टिकुलरली फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है जी। वही चीज आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्टली बताए गए हैं, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट यहाँ पर आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। तो फंक्शंस डिस्कस कर लें कि पहली बात तो मॉनेटरी फंक्शंस क्या है, कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी उसकी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ये सभी आरबीआई के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है करेंसी से रिलेटेड की न्यू करेंसी या नोट्स जो भी आपके कॉइन्स रहेंगे उनकी इशूइंग करना, बट इसमें आपके ₹1 वाले इंक्लूड नहीं किए जाते क्योंकि वो आपकी भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, द बैंकर का नाम दिया जाता है कि आपका बैंक्स का तो बैंकर है ही, साथ सरकार का भी बैंकर है ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड फंक्शंस रहते हैं इनके, जिस आधार पर आपका आईडीबीआई हो गया, सेडबी, नाबार्ड, ये सभी बैंक्स इन्होंने स्थापित किए हैं ताकि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते रहें, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या आती है हमारे पास, रेगुलेटर की बात आती है कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है किस तरीके से ऑपरेट करना है, क्या क्या रेगुलेशंस वहां पर लगेगी, तो एज एन रेगुलेटर भी ये काम करता है। और फिर जो आपका फॉरेक्स मैनेजर वाली हमने बात की कि जो आपका फेमा एक्ट है उसे मैनेज करना है, जो हमारे कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उन्हें वहां पर स्टोर करके रखना है, और जो हमारा एक्सचेंज रेट है रुपी का उसे स्टेबलाइज रखना है। तो ये बेसिक से फंक्शंस हैं जो कि आरबीआई यहां पर परफॉर्म करता है, जो कि आपको पता होने जरूरी भी हैं, ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, DSIBs, जिन्हें हम टू बिग टू फेल कॉन्सेप्ट के आधार पर भी वहां पर देखते हैं। जो चीज़ हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस की वही चीज़ यहाँ पर भी है, थोड़ी बहुत बैंक से रिलेटेड है, NBFC से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक्स के नाम दिए गए हैं, बताने हैं कौन से आपके इस क्राइटेरिया के अंडर लाई करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी काफ़ी बार इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, बट आपका जो जनवरी 2021 में दोबारा से बैंक आरबीआई ने वहां पर अनाउंस किया था आपके ये 3 या 4 बैंक्स जो भी हैं कि कौन से आपके इसके अंदर लाई करेंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। SBI, HDFC, ICICI, PNB, एक्सिस, बताइए इनमें से कौन कौन से आपके टू बिग टू फेल के दायरे के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। SBI, HDFC, ICICI पहले से भी आपके यही हैं, ठीक है जी, जो कि आपके DSIB के क्राइटेरिया के अंडर लाई करते हैं। और 2021 में दोबारा से आरबीआई ने कहा है कि यही अभी तक आपके इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये आपका कॉन्सेप्ट टू बिग टू फेल वाला। तो 3 बैंक्स आपके कंसिडर किए जाते हैं, SBI, HDFC, ICICI। तो बेसिकली इन्हें क्या माना जाता है, ये बैंक इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा इनकी ब्रांचेज हो चुकी हैं कि ये फेल नहीं हो सकते, ठीक है जी। अगर फेल हो गए गलती से, किसी भी हम कह सकते हैं कोई भी इस तरीके की दिक्कत आती है जिस वजह से फेल हो जाते हैं, तो जितना भी हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगा और जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी वहां पर डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये जो आपके बैंक्स कौन से रहते हैं जिनके एसेट्स एक्सीड करते हैं 2% ऑफ द GDP, तो उन्हें इस ग्रुप में यहां पर कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। तो वही चीज आपको यहां पर पूछी भी गई थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्चुअल भरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन कौन सी आपकी लाइबिलिटीज हैं कमर्शियल बैंक की, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट तो आपने जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी, उसी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि 4 ऑप्शन दी गई हैं, टाइम डिपॉजिट, सिक्योरिटी होल्डिंग्स, डिमांड डिपॉजिट या फिर एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आपके लाइबिलिटीज के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, कि जो आपके टाइम डिपॉजिट्स हैं और जो डिमांड डिपॉजिट है इन्हें ही कंसिडर किया जाता है आपके लाइबिलिटीज के अंदर। जो आपके सिक्योरिटी होल्डिंग्स और एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक है ये बेसिकली आपके एसेट्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें कि क्या क्या लाइबिलिटीज रहती हैं। कैपिटल और रिजर्व जो आपके रहते ही हैं, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट द ओन्ड फंड्स ऑफ द बैंक्स, ठीक है जी। उसके अलावा क्या रहते हैं कि डिपॉजिट्स के बारे में बात करें, दैट एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो बैंक्स हैं वो आपके प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जो आपका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, ठीक है जी, वो सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मोबिलाइजेशन रहता है ऑफ द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक, ठीक है जी। तो वो भी एक तरीके से लाइबिलिटी ही रहती है बैंक के ऊपर। और अगर हम एक इमेज देखें जहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाएगी क्या क्या आपके लाइबिलिटीज रहती हैं, क्या क्या एसेट्स रहते हैं, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा। थोड़ा अगर आप इस इमेज को ही रिटेन कर पाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो वहां पर आप इजिली बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट, ठीक है जी। उसके अलावा क्या है, बोरोइंग्स होगी, कि जैसे कि आपके बैंक आपके एज अ होल बोरो फ्रॉम आरबीआई से भी करते हैं, IDBI से भी करते हैं, नाबार्ड से भी करते हैं, आपस में भी एक दूसरे से बोरो करते हैं, LIC हो गया, UTI, इन सभी से भी बोरो करते हैं, तो वो भी एक तरीके से लाइबिलिटीज रहती हैं, ठीक है जी। और जो इंडिविजुअल बैंक है जैसे कि हमने बताया कि आपस में भी वो अपना एक दूसरे से पैसे वहां पर बोरो करते हैं, तो ये सभी आपकी लाइबिलिटीज के अंडर आती हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जहां पर कह रहे हैं दैट देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस व्हिच कीप कमिंग इनटू मीडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आपको इसी से ही रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है कि बताइए इनमें से कौन कौन से जो आपके पेयर्स हैं बिल्कुल करेक्टली बताए गए हैं। तो ये मॉनेटरी स्टांसेस के बारे में बात हो रही है। पहले में कह रहे हैं कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कि इंजेक्शन ऑफ मोर फंड्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड में कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस में क्या होगा कि जो फंड ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा फाइनेंशियल सिस्टम में उसको बाहर निकालना है। और थर्ड में हॉकी स्टांस के बारे में कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है दैट दे कैन ओनली मूव अपवर्ड। तो यहाँ पर आपको 3 स्टांसेस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्टली यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। थोड़ी दिक्कत आ सकती है इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स रहते हैं हम कई बार स्किप कर देते हैं, थोड़ा आराम से सोचिएगा, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इनकरेक्ट पेयर आपको यहाँ पर बताने हैं, तो यहाँ पर आपके इनकरेक्ट कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड। डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि बेसिकली जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है तो साल में 4 बार मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपके टोटल 6 मेंबर्स रहते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इक्वल नंबर्स, जिसमें आपके आरबीआई गवर्नर भी इंक्लूडेड रहते हैं जो कि इस पूरी कमेटी के चेयरमैन रहते हैं। और उनके पास एक राइट रहता है ऑफ कास्टिंग वोट, जब अगर किसी तरीके का टाइट सिचुएशन आए तो वहां पर वो उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
डिस्कस करते हैं कहाँ से स्टांसेस के बारे में बात आई है। तो बेसिकली जो एक्चुअल टोन रहती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की, वो बेसिकली फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द ईयर अनाउंस्ड, उसके आधार पर ही सेट की जाती है। ठीक है जी। तो बेसिकली उसी से ही रिलेटेड आपके इस तरीके के स्टांसेस मीडिया में आते जाते हैं कि इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज वहां पर यूज की जाती हैं। जैसे कि न्यूट्रल स्टांस के बारे में बात करें कि ना ही वहां पर आपके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे। ठीक है जी, तो न्यूट्रल स्टांस रहेगा। उसके अलावा और कौन कौन से स्टांस है, फिर आपका कैलिब्रेटेड टाइटनिंग आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं दैट दे कैन ओनली मूव अपवर्ड, के वो बढ़ाने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या आता है अकोमोडेटिव स्टांस, जिसे हम एक्सपेंशनरी स्टांस भी कहते हैं। ठीक है जी, मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा और फंड्स डालने की जरूरत है फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं फॉलिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि इंस्पायर करती है आरबीआई को बेसिकली वहां पर। और बेसिकली जो ये स्टांस कब लिया जाता है, जब हमें एक्सपेंशन करनी हो लेंडिंग में, इन्वेस्टमेंट में और ग्रोथ में, तब आपके फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में दोबारा डाले जाते हैं। फिर उसी का ही उल्टा क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी स्टांस आएगा। ठीक है जी, एक्सपेंशनरी का उल्टा कॉन्ट्रैक्शनरी आ जाएगा कि ये इसमें क्या रहेगा कि जितने भी फंड्स रहेंगे आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत रहेगी कि ताकि जो हमारी इन्फ्लेशन है उसे भी हम रोक सकें, उसे भी जो हमारा क्राइटेरिया वहाँ पर रखा जाता है, जो हम टारगेट सेट करते हैं, उसे भी हम वहाँ पर अचीव कर सकें। ठीक है जी, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए। उसके अलावा आपका लास्ट क्या है, हॉकी स्टैंस है, जिसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शनरी स्टैंस एम्ड एट चेकिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि हमने बात भी की कि इन्फ्लेशन को भी रोकने की ज़रूरत है, पैसा भी आपका डालना ज़रूरी है ताकि लेंडिंग हो सके प्रॉपरली, इन्वेस्टमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, बट साथ के साथ इन्फ्लेशन भी ना बढ़े। तो उसीलिए आपका हॉकी स्टांस की जो टर्म है ये वहां पर यूज की जाती है। ठीक है जी, तो ये बेसिक टर्म्स है जो कि आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी है, बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपकी एमपीसी द्वारा यूज भी की जाती हैं। तो आई होप आज के आपने 5 क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट किए हों। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और अगर आपका स्कोर कम आता है, जो कि जैसे कुछ समय से मैं कमेंट्स भी चेक कर रहा था कि वहां पर कम स्कोर आ रहा है, तो उससे घबराना नहीं है। ये प्रिपरेशन का फेस है, फाइनल एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कम स्कोर आना बिल्कुल मंजूर है, बट जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर स्कोर नहीं कटना चाहिए। तो ये आपकी प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। यहाँ पर जितना आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको लगता है आपको क्वेश्चन गलत हुआ, तो आपको अच्छी बात है कि एक फीडबैक मिल रहा है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गेन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी स्कोर से रिलेटेड, कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड कि आपका स्कोर कम रह रहा है, और रेगुलरली ये इनिशिएटिव फॉलो करना है ताकि जो हमारा टारगेट है प्रीलिम 2022 का, उसे हम डेफिनेटली अचीव कर सकें। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।